बच्चों आज हम लोग अ, बच्चों आज हम लोग जीके जीएस का 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर का करने वाले हैं। यह मुख्य रूप से पैरामेडिकल, आईटीआई, एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वीवीआई प्रश्न होंगे। तो आइए हम 30 प्रश्न लगातार एक से प्रारंभ करते हैं। चलिए बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें किस श्वेत इनमें जो है किसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। देखो, श्वेत महाद्वीप का मतलब हुआ व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट मतलब व्हाइट क्यों नाम पड़ा, आइस से। श्वेत का संबंध यहाँ है बर्फ से। बर्फ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइस। तो ये देखो, एक ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, 400 यहाँ पर 4 कॉन्टिनेंट का नाम दिया हुआ है। 4 महादेश या महाद्वीप का नाम बच्चों दिया हुआ है। इसमें से श्वेत का कारण आइस बनता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आइस किससे, अंटार्कटिका से है। तो खुद आप सोचिए कि अंटार्कटिका पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसके वजह से यह व्हाइट दिखता है और इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट या आइस कॉन्टिनेंट या बर्फीली महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। तो अंटार्कटिका को कई एक नामों से जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। पहला आइस कॉन्टिनेंट, पहला हो गया आइस कॉन्टिनेंट, आइस कॉन्टिनेंट। और दूसरा हो गया व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट। दूसरा हो गया आपका व्हाइट कॉन्टिनेंट। बर्फीय महाद्वीप, तीसरा लिख दीजिए बर्फीय महाद्वीप। और चौथा लिखिए श्वेत महाद्वीप। और पांचवा लिखिएगा मानव रहित महाद्वीप, मानव रहित महाद्वीप। वहां पर मानवों का स्थायी निवास नहीं है, याद रखिएगा, मानव रहित महाद्वीप। और दूसरा बात रखिएगा कि वहां जानते हैं वहां पर बहुत सारा साइंस लैब का स्थापना हुआ है। चलिए खैर बाद में करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी तरह से खाड़ा एक 0 डिग्री देशांतर होता है, देशांतर होता है। क्या होता है, देशांतर। याद रखिएगा, देशांतर का यूज हम लोग खास करके समय के लिए और अक्षांश का जो है ये जलवायु के लिए, जलवायु के लिए इंडिकेशन में प्रयोग होता है। ऐसे और दोनों को मिला दिया जाए, अक्षांश और देशांतर, तो किसी भी स्थान का लोकेशन बताता है। देशांतर और अक्षांश, अक्षांश रेखा, दोनों में रेखा लगेगा, रेखा मिलकर के क्या बताता है, लोकेशन। क्या बताता है, लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है। क्लियर हो गया। तो देखो, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच से पार करता है, इसी को हम लोग प्रधान देशांतर के नाम से या प्रमुख अभियोतर के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाबू जो भी बोलते हैं ना उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। गांधी जी पर जो आधारित फिल्म था, इस भूमिका किसने निभाया था, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। आंसर क्या मारिएगा, सी मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर दीजिए, सब लोग जानते हो। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम जो गिरा था वो 2 जगह पे गिरा था। जापान पर परमाणु बम, जापान पर परमाणु बम 2 जगह गिरा था। एक गिरा था हिरोशिमा पर
एक गिरा था हिरोशिमा पर और दूसरा गिरा था नागासाकी पर। नागासाकी जगह का नाम है। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त, 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों ही डेट नोट कर लीजिएगा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 15 अगस्त को परमाणु बम बरसाया गया था। परमाणु बम का इतना घातक दुष्प्रभाव पड़ता है कि आज भी यहाँ के लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं जन्म लेते हैं। तो चलिए, यहाँ ईस्वी सन पूछ रहा है कब गिराया गया, तो आंसर मारेंगे 1945 में गिराया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन या इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन का स्थान अब पाकिस्तान में है। देखो, इसमें हड़प्पा जो है, तत्कालीन हड़प्पा जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है। तत्कालीन हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। लेकिन कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका भारत के ही राजस्थान राज्य में है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल भारत के ही जो है से कहाँ, गुजरात राज्य में है। आलमगिरी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, लोथल गुजरात। हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में मुगल बादशाहों का सही क्रम है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि बाबर जो है इसका संस्थापक था, उनका बेटा आगे हुमायूं रहा, तो बाबर के बाद अकबर आ गया। देख रहे ना, जो कि अकबर जो है इसका पोता हुआ बाबर का, तो यह क्रम गलत हो गया, लगातार नहीं है। अकबर जहांगीर ये भी इसका पोता है, बट ये भी क्रम सही नहीं है, शुरू में बाबर होना चाहिए। स्टार्टिंग बाबर से ही शुरू होगा, तो 2 गो तो आंसर इसी कट गया, ए और डी, सॉरी बी और डी, बच गया सी, तो सी आंसर मार देंगे हम लोग कि स्टार्टिंग किससे हुआ, बाबर से हुआ था, है ना। अब एक बात समझना है कि कुछ सीरीज भी लिख लो, एक कुछ नोट पॉइंट नोट कर लो, अच्छा होगा। पहला नोट पॉइंट नोट करिएगा, मुगल काल का, नोट करो ना, लिखने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। मुगल काल का पहला बादशाह बाबर था। पहला बादशाह कौन था, बाबर था, यानी प्रारंभ हुआ था किससे, बाबर के द्वारा। और लिखिए अंतिम बादशाह अंतिम हुआ था बहादुर। हालांकि देखो अंतिम में जो है ना बहुत डाउट रहता है, कई हर बुक में अलग अलग है। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। कुछ पॉइंट नोट करिए। मुगल काल का प्रारंभ किससे हुआ था, बाबर से, और अंतिम किससे माना जाता है, बहादुर शाह से। स्टार्टिंग मानते हैं हम लोग, इसको याद है, पानीपत वाला युद्ध याद है ना, 1500 कितना 26 में, और बाबर का ये इसका अंतिम है, ये लगभग 1857 का इतिहास बन जाता है, समझ गए। तो इस तरह से भारत में मुगल काल का प्रारंभ 1526 ईस्वी से हुआ और अंतिम कहाँ हुआ, 1857 में, किसके द्वारा हुआ, बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा हुआ। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ समय भी नोट कर लो, कौन कब तक शासन किया, नोट कर लीजिए। बाबर का शासन काल जो है 1526 से लेकर के 1530 तक मोटा मोटी रहा। अगर बाबर के बाद इसका पुत्र जो है अगला क्या हुआ, हुमायूं। हुमायूं का शासन काल जो है 1530 से लेकर करके और 1540 तक रहा। हालांकि बाद में भी कुछ शासन हुमायूं फिर किया था, जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं।
अगला हुआ अकबर, अगला हो गया आपका अकबर। अकबर का शासन काल रहा 1556 ईस्वी से लेकर करके 1605 ईस्वी तक, समझ गए। और अकबर के बाद आया जहांगीर, अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर का शासन काल हो गया 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसके बाद मुगल काल में एक भी अच्छा शासक नहीं मिला। तो हम लोग एक बाबर को, हुमायूं को 1 नंबर पर बाबर, 2 नंबर पर हुमायूं, 3 नंबर पर अकबर और 4 नंबर पर जहांगीर को रखेंगे। क्लियर हो गया। मुगल काल में ही 4 गो ऐसे बादशाह हुए, फिर हालांकि शाहजहां वगैरह भी है, लेकिन वो सब चीज छोड़िए। चलिए आगे देखिए, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। निम्न में किस स्थान पर बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे? है ना, बुद्ध जो है बाबू सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। लेकिन याद रखिएगा, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो वह जगह का नाम रखिएगा बोध गया। कौन गया हो गया? बोध गया। एक्चुअली में पहले नाम था गया, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वही नाम पड़ गया बोध गया। और यहाँ पर एक जो है से बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है जो पीपल का है। क्या है? पीपल का है। जौन दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था उस दिन को हम लोग नाम दे दिए बुद्ध पूर्णिमा। क्या नाम दे दिए? बुद्ध पूर्णिमा। और यह जो है बुद्ध पूर्णिमा जो मौसम महीना था वह था किसका? बैसाख का, है ना। और किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर ताप क्या होगा? क्षोभ मंडल में, यानी देखो ये धरातल हो गया, बाबू धरातल हो गया इस प्रकार से, इससे घास वगैरह हो गया, फिर ये डायग्राम बना दे रहे हैं पेड़ का। तो ये सबसे पहले नीचे जो होता है ये आपका होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल तो पता है, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर जो है घटते जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? घटते जाता है, इन्वर्स होता है। तो क्या मारेंगे? ताप घटते जाता है। आंसर क्या मारेंगे? बिहार। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऊंचा हुआ जगह जैसे हिमालय हो गया या बड़े बड़े पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होते हैं वहां पर बर्फ जमा होता है। आपको मन में प्रश्न लग रहा होगा ना कि हिमालय तो ऊंचा है, वहां तो और गर्मी ज्यादा पड़ना चाहिए था, समझ गए। लेकिन नहीं, जितने ऊंचाई पर जाइएगा क्षोभ मंडल में 8 से 10 किलोमीटर के इसका रेंज है, जितने ऊंचाई पर जाइएगा उतना ही उसका टेम्परेचर घटेगा। और टेम्परेचर इतना ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर इतना घट जाएगा कि वहां बर्फ के रूप में पानी मिलेगा आपको। जैसे हिमालय पर, हिमालय की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, मोटा मोटी 8,850 किलोमीटर, 10 दैट मीन्स 9 किलोमीटर के आसपास है। तो इसीलिए वहां पर बर्फ जमा होता है हिमालय की चोटी पर, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। कौन है? यमुना। नोट कर लीजिएगा। तो आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। और इसमें याद है, कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिस तरह तबाही का मंजर दिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो देखिए पतंजलि महोदय थे। कौन थे? पतंजलि महोदय थे। आपको कल भी क्लास में बताए थे कि राइटर वाला जरूर देख लेना एक बार। चलो, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? देखिए हमारे संविधान में जो है ना, एक संविधान का कहानी समझ लो पहले। जैसे
मान लो आपके घर में जो नियम कानून था तो था ही, लेकिन बगल वाले चचा के यहाँ एक नियम है कि बेर डूबे के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई भी बच्चा बाहर नहीं घूमेगा, अपना घर में बैठकर पढ़ेगा। तो आपके पापा मम्मी जब उनके यहाँ के नियम कोई समझे कि ऐसा नियम है तो अपने यहाँ भी लागू कर दिए। तो यह जो नियम आपके यहाँ घर में आया, ये कहीं ना कहीं से नकल हुआ। कहाँ से? चचा के यहाँ से नकल हुआ। तो इसी तरह से भारतीय संविधान में बहुत सा ऐसे प्रावधान है जो दूसरे देशों से लाया गया है। तो वही है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारा क्या क्या राइट है वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। हमारा विचार है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसको नोट कर लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आते ही रहेंगे। तो पहला देश नाम लिखो अमेरिका। पहला देश नाम लिखो क्या? अमेरिका। अमेरिका से लाया गया क्या? नंबर 1 में लिखिएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ना। और दूसरा लिया गया यहां से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका जो न्याय दिलाता, जजमेंट होती है, वो किसी नेता से, किसी पदाधिकारी से प्रभावित न हो। बिल्कुल डिसीजन देने का, फैसला देने का अपना उसका आजादी होगा। तो यह दो प्रावधान, मुख्य और प्रावधान आए थे जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसको लिख रहे हैं। यह दो प्रावधान कहां से लाया गया था? अमेरिका से लिया गया था। चलिए इसी प्रकार से तीसरा प्रावधान आप नोट करिए। ब्रिटेन से नोट करो पहले, ब्रिटेन से लिख दे सबको। चलो लिखो, ब्रिटेन से लिखिए, थोड़ा सा परेशानी होता है टैब से। ब्रिटेन से लिखो। नंबर 1 में लिखिएगा संसदीय व्यवस्था। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसद होगा, है ना, राज्यसभा लोकसभा होगा, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लाया? ब्रिटेन से लाया गया था। क्योंकि हम लोग के यहाँ ब्रिटेन ही शासन कर रहा था ना, तो जैसा उसके देश में व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था, वैसा व्यवस्था हम लोग क्या भी कर दिया। और एक और यहाँ से लिया गया एकल नागरिकता। क्या लिया गया? एकल नागरिकता। दो इंपॉर्टेंट प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। चलिए अब लिखिएगा कनाडा से। कनाडा से लिखिए। कनाडा से लाया गया संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा। चलिए अब लिखिएगा आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लाया गया? आयरलैंड से लाया गया, नंबर 1 में लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व। और 2 में लाया गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडली। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडली। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसके लिए जो एक मंडली व्यवस्था होगी, सभा होगी, वो आयरलैंड से लाया गया था। चलिए अब लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था समवर्ती सूची। देखिए सूची जो होता है वो 3 गो होता है। एक होता है संघ सूची और दूसरा होता है राज्य सूची। और जब दोनों के जिस पर अधिकार हो वो हो गया आपका समवर्ती सूची। देखो समझिए ठीक से, जिस पर केवल केंद्र का अधिकार है उसको संघ सूची में, जिस पर केवल अपना राज्य का अधिकार है
चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, अपना राज्य का अधिकार केवल है तो उसको लाएंगे हम लोग किस में, राज्य सूची में। और जिस पर दोनों का अधिकार हो, दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है यही हमारा लाया गया था कहां से बेटा, ये लाया गया था ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लाया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अब नोट करिएगा, जर्मनी से, जर्मनी से आपात उपबंध की व्यवस्था, जर्मनी से आपात, जर्मनी से क्या हो गया, आपात उपबंध, आपात उपबंध की व्यवस्था। जैसे मान लो देश में भयंकर तबाही हो गया, चाहे वो वर्षा ज्यादा होने से या वर्षा न होने से या कोई दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाने से, मान लो कि देश में इतना भयावह घटना घट गया, इतना भयावह मतलब सुखाड़ आ गया या बाढ़ आ गया, मतलब तरह तरह के यहाँ जो है घटनाएं घट जाए, जिसके अंदर एकदम आपात उपबंध करना बहुत जरूरी हो जाए, तो यह प्रावधान कहां से लाया गया था, जर्मनी से लाया गया था। जिसको हम लोग आपदा कहते हैं, चाहे नेचुरल आपदा हो या आर्टिफिशियल हो, ह्यूमन नेचर वाला हो। चलिए अब लिखिएगा, रूस से लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य, ध्यान देना मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया था रूस से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहां से, रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य का मतलब कि एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य बनता है ना। जैसे बताओ, कोई सरकारी विद्यालय को कोई व्यक्ति तोड़ रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, तो उसको आप वहां रोकेंगे, थाना को सूचित करेंगे, सरकार के पदाधिकारी को सूचित करेंगे, यह आपका मौलिक कर्तव्य में आएगा। देश के हित में काम करना, राष्ट्र के हित में काम करना, यह मौलिक कर्तव्य होगा। अब मौलिक अधिकार क्या होगा कि आपको जो जीने के लिए अधिकार चाहिए, कि आप एक बढ़िया से जीवन जी सकते हैं, जैसे कहीं घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब आपका मौलिक अधिकार है। अगर इसमें ज्यादा विशेष पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो डाला हुआ देख लीजिएगा, पॉलिटी का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। चलो आगे देखो, दक्षिण अफ्रीका से लिखो, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया संविधान संशोधन की व्यवस्था, संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान जो बना हम लोग का, उसमें संशोधन होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो संशोधन होना चाहिए। यह व्यवस्था कहां से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। और लास्ट लिखो, फ्रांस, फ्रांस से लाया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस से लाया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ बच्चा कि जहां संविधान की प्रधानता हो, राज व्यवस्था की बात हो। चलो, तो इस तरह से हम लोग हमारे संविधान में मूल अधिकार की अगर बात करें तो आंसर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है। कई बार बताया है कि मीथेन गैस निकलेगा, और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। देखो बाबू, जब देश आजाद होने के करीब पहुंचा था समय, तो भारतीयों का मानना था कि संविधान हम लोग बनाएंगे। तो भाई संविधान आप बनाइएगा तो ओकरा में एक मीटिंग करना होगा ना, कि संविधान में क्या क्या प्रावधान रखना होगा, क्या कानून बनना चाहिए। तो उसके लिए एक बैठक हुआ था, संविधान के लिए, संविधान के लिए बैठक हुआ था, जिसे ही कहा गया था संविधान सभा। क्या कहा गया था बेटा, संविधान सभा। क्या कहा गया, संविधान सभा। संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था, पहला बैठक इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को।
और इसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था सच्चिदानंद साहब को। सच्चिदानंद साहब को चुना गया था। समझ गए। लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम लीग वालों ने, मतलब हिंदू और मुस्लिम दो तरह का टीम बन चुका था उस समय, तो उसमें इनको मानने से इनकार कर दिया, कोई बात के लिए विरोध करने लगा। तब उसी समय इनकी अध्यक्षता क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। पूरे बैठक को भी रद्द किया गया, इनकी अध्यक्षता को भी रद्द किया गया। तो भाई बताओ, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को तो हुआ। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। एकदम वीवीआई पॉइंट है। तो लेकिन इसमें अध्यक्षता सच्चिदानंद किए थे, तो क्या ये अस्थायी थे? बदल गए ना। इसलिए ये कैसा अध्यक्ष बने, तो इनके नाम के पहले क्या लग जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? सच्चिदानंद साहब को। हालांकि याद रहे, उस समय अस्थायी समझ के लोग नहीं चुना था, अध्यक्ष चुना था, लेकिन विरोध हो गया तो क्या किया जाए। अब बात करते हैं दूसरी बैठक, है ना। दूसरी बैठक जो है इसका, दूसरी बैठक इसका हुआ 2 दिन बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहारी बाबू थे, बिहार करने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसीलिए और लगातार रह गए, कोई विरोध नहीं किया, इसलिए इनको अस्थायी माना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इनमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या मारेंगे? डी। इसे वीवीआई कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पहला बैठक कब हुआ, दूसरा बैठक कब हुआ, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मक्का मस्जिद कहाँ में है? तो मक्का मस्जिद है बेटा हैदराबाद में, नोट कर लेना। मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद में। और एक मक्का मदीना जहां लोग हज करने जाते हैं मुस्लिम भाई लोग, वो हो गया आपको कहाँ? सऊदी अरब में, अरब कंट्री। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो सबसे ऊंचा मूर्ति था, हालांकि अब तो पटेल जी का बना गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश से बना हुआ है? तो ये हो गया आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है बेटा? तो ये बना हुआ है कहाँ में? यूएसए में, मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी बात करें तो अमेजन होगा। अमेजन जो है सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी कहिए या बड़ी नदी कहिए, है ना। और नील जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी नील और सबसे चौड़ी या बड़ी नदी अमेजन होगा। क्लियर हो गया। चलिए नील नदी कहाँ में है जी? नील नदी जो है आपका बेटा ये हो गया नील नदी अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश पर, अफ्रीका महादेश पर। और अमेजन हो गया आपको दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। चलिए अब बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन का। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है, नोट कर ले बेटा, ओडिशा में है। 18 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन ए रंगेंगे हम लोग। और ये कब किया गया था? डेट नोट कर लेना, 20 अगस्त कर लीजिएगा, 20/8/1800 कितना 28 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब? 20 अगस्त 1828 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो ये था जिम कार्बेट। कौन था? जिम कार्बेट। और यहाँ का एक पर्यावरणविद व्यक्ति थे जिम कार्बेट, ये प्राणी का नाम है जिम कार्बेट, और इन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कार्बेट पार्क रखा गया। इस पर कुछ पॉइंट है, नोट कर लेना बेटा, लिखो। शुरू करें, चलो। जिम कार्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जिम कार्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क था। शुरू में जिम कार्बेट नाम नहीं था, हैली नेशनल पार्क नाम था। लेकिन लिखो, लेकिन 1957 ईस्वी में जिम कार्बेट के नाम पर इसका नामकरण किया गया। मतलब स्थापना हुआ 1936 में। उस समय 1936 में यह जानते थे किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से। लेकिन जिम कार्बेट नाम कब पड़ा बेटा? 1957 ईस्वी नाम पड़ा। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? कल परसों जिक्र किए थे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताए ना कल या शायद परसों क्लास में हम इसका जिक्र हम किए थे कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कुछ नहीं याद आया? चलो नोट कर लो। बदरुद्दीन थे, बदरुद्दीन तैयबजी पहला अध्यक्ष थे। यह कांग्रेस पार्टी का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा बैठक था। थर्ड बैठक में इन्हें चुना गया था अध्यक्ष। थर्ड बैठक में कब चुना गया था? थर्ड बैठक में। और पता है यह थर्ड बैठक कब हुआ था? सब भुला जाता है जी। 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। नोट कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कब चुना गया था? 1887 ईस्वी में। कहाँ बैठक हुआ था? मद्रास में। कैवें बैठक था? तीसरा बैठक था। क्लियर हो गया? इसमें कई प्रश्न बना हुआ है। थर्ड बैठक कहाँ हुआ? मद्रास में। कब हुआ? 1887 में। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। केरल के तट को कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है केरल साइड। देखो नक्शा अगर ऐसे ड्रा करिएगा इस प्रकार से साउथ इंडिया का, है ना। इधर आपको याद है, इधर हो गया इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर हो गया अरबियन सी, क्या हो गया? सॉरी, अरब ओशियन हो गया। तो केरल की बात हो रही है ना। केरल इस प्रकार से यहां पर है और इस तरह से जो है तमिलनाडु राज्य की शुरुआत होती है। तो केरल का साइड जो हो गया, ये तट जो नाम है, इस तट का नाम है मालाबार और कोंकण। मालाबार ये जो है ना यहाँ पर, मालाबार और कोंकण दोनों जो है इस पट्टी में है। कोंकण, मालाबार और कोंकण तट कहाँ पड़ता है? केरल के साइड में। और कोरोमंडल जो हो गया, अभी जिसके नाम से अभी एक ओडिशा में ट्रिपल रेल एक्सीडेंट हुआ है, कोरोमंडल हो गया आपका तमिलनाडु साइड में, मतलब पूर्व बंगाल की खाड़ी साइड में। क्लियर हो गया? तब आंसर यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या कहेंगे हम लोग? मालाबार कहेंगे या कोंकण तट कहेंगे, लेकिन मालाबार आंसर यहाँ होगा। क्या होगा? मालाबार। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कोंकण ऊपर में हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना जो बेटा केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी अगर नक्शा में देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ से एक इस प्रकार से बनाइएगा, भारत का मैप है ना, आधा बनाए हैं भारत का मैप आधा। तो देखो यह पूरा जो है से इस प्रकार से ये सब पूरा जो है ना ये वाला काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ का मुख्य फसल जो है कपास है। क्या है? कपास है और गन्ना है। कपास और क्या हो सकता है? गन्ना होगा। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश, तीनों में है। इसलिए उपरोक्त, और कर्नाटक में भी है, कुछ भाग इसका जो है कर्नाटक में भी है काली मिट्टी का। समझ गया ना? ये पूरा जो है से लावा से टूटकर बना है, याद रखिएगा, लावा से टूटकर बना है। तो आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो भाई सब लोग जानते ही होंगे, मार लीजिए। ताजमहल कहाँ में है? याद है ना? आगरा में है। कहाँ में है जी? आगरा में। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। आंसर ए मारिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन होगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजिल है। कौन है? साल्टो एंजिल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3200, मोटा मोटी राउंड फिगर में लिख रहे हैं, 3200 फीट के आसपास है। मतलब इस देखो वाटरफॉल, जलप्रपात कहते किसको है? ये स्थल है, ये पहाड़ है। तो पहाड़ पर से इस प्रकार से पानी जब नीचे गिरता है, इसी को वाटरफॉल कहते हैं। तो साल्टो एंजिल जलप्रपात जो है, साल्टो एंजिल जलप्रपात पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी हाइट कितनी है? 3200 फीट है। जबकि अगर भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल है और यह जो है से कहाँ में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट मोटा मोटी इसका हो जाएगा 1500 फीट। समझ गए? सोचो कि कुंचिकल जो वाटरफॉल है उससे दुगना है हमारा साल्टो एंजिल। तो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल साल्ट एंजिल, जिसकी ऊंचाई 3200 फीट है। और भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल हो गया कुंचिकल हो गया, जो कर्नाटक राज्य में है और इसकी हाइट कितना है? 1500 फीट है। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरा हुआ है? देखो अगर पूरे पृथ्वी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो तरह का स्ट्रक्चर यहां मिलेगा। एक होता है जलमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा हो गया स्थल मंडल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और जल मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए जल मंडल जो लगभग है 3 भाग है, मोटा मोटी कै भाग है? 3 भाग है। और स्थल मंडल मोटा मोटी कै भाग है? 1 भाग है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम लोग 75% और अप्रोक्सीमेटली 25% कह सकते हैं। तो इससे सटीक आंसर क्या मिलेगा? आप लोग को लग रहा हो कि सर 75 के नजदीक 70 भी है, 80 भी है। नहीं, तो 75 से कम ही मारना है। तो 70% आंसर मारेंगे। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घेरे हुए हैं? 70% घेरे हुए, 3 भाग हिस्सा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। देखो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका संबंध है स्थानीय स्वशासन से, तो खास कर कह सकते हो पंचायती राज से। पंचायती राज से जब भारत में पंचायती राज्य का गठन हुआ, राज्य नहीं होगा राज्य होगा, भारत में जब पंचायती राज का गठन हुआ था
तो उस समय सुधार लाने के लिए तरह तरह की समितियां और आयोग का गठन किया गया था। उसमें से हमारा एक है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। और एक और बहुत बढ़िया समिति है जिसको नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, और इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1977 में। पंचायती राज से ही संबंधित है। कभी ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो क्या मारिएगा? पंचायती राज। अशोक मेहता समिति का संबंध है किससे मारिएगा? पंचायती राज से। क्लियर हो गया? तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957 में। और अशोक मेहता समिति कब आया? 1977 में। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? देखो यहां पर थोड़ा टेक्निकल बात है, समझिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है और उसके बाद कौन है? शुक्र है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे गर्म का, सबसे गर्म का, तो सबसे गर्म ग्रह मेरा कौन है? शुक्र है। पता है बुध का जो एवरेज टेम्परेचर वो कम होता है। सूर्य का पिछला हिस्सा बुध का पिछला हिस्सा में कभी दिन होता ही नहीं, हमेशा यहाँ रात रहता है। मतलब कई वर्षों के बाद यहाँ लाइट आता है। नतीजा क्या हुआ कि इधर होता है हाई टेम्परेचर और ईस्ट साइड में होता है लो टेम्परेचर। तो एवरेज निकालोगे तो इसका औसत तापमान कम जाता है। मान लो कि एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लो कि एवरेज टेम्परेचर आपका 500 डिग्री सेल्सियस गया। हाई जिधर सूरज का प्रकाश है ना, उस साइड दिन में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लो कि है। सूरज का नजदीक है इसलिए। पृथ्वी पर तो 40 में ही हालत खराब किए हुए है। मान लो कि बुध पर सूरज के साइड में 500 टेम्परेचर है, पीछे में प्रकाश नहीं है, तब माइनस कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 100 डिग्री मान लो, 150 मान लो। तो एवरेज निकालोगे तो कितना बचेगा? 400 बचेगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऐसे है ना, 500 प्लस माइनस 100 अब बटे दो करोगे तो काट कितना आ गया? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है बुध का। जबकि शुक्र का क्या होगा कि दोनों साइड पॉजिटिव है। मान लो कि ई साइड 400 ही मानते हो तो ई साइड भी मानते हो 300 अगर मान लेते हो, रात में कम जाएगा तो 4 3 कितना हुआ? 7, यानी 350 टेम्परेचर एवरेज आ रहा है। एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। इसीलिए कहेंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है। और सबसे ठंडा की बात करें तो वह कौन ग्रह होगा? वरुण ग्रह होगा। चलिए चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक। 3 प्रकार की चट्टान होती है। एक का नाम है आग्नेय चट्टान, एक का नाम है आग्नेय चट्टान, दूसरा का नाम है अवसादी चट्टान, तीसरा का नाम हो गया रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का संबंध आग से है, आग का संबंध लावा से है। ज्वालामुखी के पश्चात जो लावा निकलती है उससे जो संबंधित चट्टान होगा आग्नेय चट्टान होगा। इसमें समझो एग्जाम्पल के तौर पर एक सबसे बढ़िया उदाहरण हो गया पथरीला चट्टान। अवसादी, अवसाद से बना हो, अवसाद का मतलब होता है गाद। खास करके ये नदियों से बनता है। किससे बनता है? नदियों से बनता है। जब नदी में बाढ़ आता है तो देखिएगा आसपास खेतों में पूरा मट्टी बैठ जाता है। तो वही जो मट्टी बैठ बैठ के चट्टान बनाया उसी का अवसादी हुआ। रूपांतरित का मतलब हुआ कि कोई चट्टान अगर बहुत दिन तक दबा हुआ रह गया, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, विशेष टेम्परेचर ऑक्सीजन नहीं मिला, तो मतलब ताप दाब या किसी भी रासायनिक इफेक्ट्स के कारण जो चट्टान में परिवर्तन आया उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। तो स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। लाइम स्टोन जो है रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान से ही स्लेट बना है, आग्नेय से ही लाइम स्टोन बना है, और क्वार्टर जो बना है ये भी बना है आग्नेय से। लेकिन ग्रेनाइट जो है ये डायरेक्ट आपका आग्नेय चट्टान होगा। आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे।
अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आंसर क्या मारिएगा? ए मारिएगा। क्या मारेंगे? ए। चलिए बेटा, आज का जो हम लोग का सेशन था ये समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।